गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आइए हम लोग आज अपना वही टॉपिक प्रकाश के परावर्तन का पार्ट सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। आप बात समझिए कि गोलीय दर्पण होता क्या है। ठीक है, गोलीय दर्पण होता क्या है? ऐसा दर्पण जो कि गोल हो। पहली शर्त क्या है? गोल हो। और दूसरी शर्त क्या है? एक तरफ उसके पालिश की हुई हो। ऐसा दर्पण जो कि गोल हो और दूसरी तरफ पालिश किया हुआ हो। ऐसा दर्पण जो कि गोल हो और दूसरी तरफ पॉलिश किया हुआ हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। पहला आपको क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसको कहा जाता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका हो जाता है कनकेव मिरर और ये आपका होता है कन्वेक्स मिरर। तो दो तरह के, मुख्य रूप से आपके दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं। पहला आपका अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण की। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग को खुला छोड़ करके जो उभरा हुआ भाग हो उस पे पालिश कर दी जाए। ठीक है, जिसके उभरे हुए भाग पे पालिश कर दी जाए। चलिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब जो इसका हिस्सा होगा, कुछ ऐसे चित्र आपका बनेगा ऐसे। तो ये आप इसका देखिए, दो हिस्से हुए। ये आपका दबा हुआ हिस्सा हो गया और ये आपका उभरा हुआ हिस्सा हो गया। ये दबा हुआ हो गया और ये उभरा हुआ हिस्सा हो गया। तो जो उभरा हुआ हिस्सा है उस पे हम अगर पॉलिश कर दें, ठीक है, उस पे अगर हम पॉलिश कर दें, चलिए पॉलिश कर दिए ना, तब आप देखिए जब इधर पॉलिश किया हुआ है तो प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, इसी से तो वापस लौट के जाएगी। अर्थात क्या हुआ? जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है आपका, वो किससे हो रहा है? वो दबे हुए भाग से हो रहा है। अवतल, अवतल का मतलब दबा हुआ। ठीक है, अवतल का मतलब दबा हुआ। जब चीजें दबी हुई होंगी तो उसको आप अवतल बोलेंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया अवतल। तो यहां जो आप प्रकाश की किरण आपकी आएगी और टकराएगी, फिर वापस लौट के जाएगी। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आपकी ऐसे, ये प्रकाश किरण आई, ऐसे टकराई और ऐसे वापस लौट गई। तो ये आपका कैसा मिरर हो जाता है? अवतल, अवतल दर्पण या फिर कनकेव मिरर। अवतल दर्पण या फिर कनकेव मिरर। फिर से समझिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग से, जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। ठीक, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब बात समझिए इसका चित्र कैसे बनेगा। ये देखिए आप, ठीक, ये हम लोगों ने एक दर्पण बना दिया। इसके दबे हुए भाग को हम लोग पॉलिश कर दिए। चलिए, दबे हुआ, इसका जो दबा हुआ भाग है उसको हम लोगों ने पॉलिश कर दिया। ठीक, अब प्रकाश की जो किरण आएगी वो ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे वापस लौट के आएगी। ठीक, तो आप देखिए इसका जो उभरा हुआ भाग है, दो भाग है, ये आपका उभरा हुआ भाग हुआ और ये आपका दबा हुआ भाग हुआ। ये आपका दबा हुआ भाग और ये आपका उभरा हुआ भाग। तो दबे हुए भाग पे तो पॉलिश कर दी गई है, तो जो आपका उभरा हुआ भाग है उसी से तो प्रकाश का परावर्तन होगा।
तो आपका जो परावर्तन हो रहा है, देखिए ऐसे ही तो हो रहा है, प्रकाश की किरण आई, यहां टकराई और फिर टकराने के बाद वापस लौट गई, टकराने के बाद वापस लौट गई। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कैसा है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर कन्वेक्स मिरर, या फिर कन्वेक्स मिरर। ये आपके होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हमारी आप आगे प्रयोग होती हैं, वो परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि उसमें पहले आती है, आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, तब आप बात को समझिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। मान लीजिए ये आपका एक दर्पण है, ठीक, ये आपका एक दर्पण है और इसके दबे हुए भाग से हम लोग पॉलिश कर देते हैं। इसका जो दबा हुआ भाग है, ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा। जो दबा हुआ भाग है उसको हम लोगों ने पॉलिश कर दिया। अब आप देखिए जो इसका उभरा हुआ भाग है, इसी से तो प्रकाश का परावर्तन होगा। तो आप हमको बताइए कैसा दर्पण है ये आप हम कहेंगे सर ये अवतल दर्पण ना होकर के ये उत्तल दर्पण है। कैसा, चलिए तब आप देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक दर्पण बनाया और इसके उभरे जो आपका दबा हुआ भाग था उस पर पॉलिश कर दिया गया, तो इसके उभरे हुए भाग से जो है आपका प्रकाश का परावर्तन होगा। तब आप देखिए कैसा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या कहती है, वक्रता केंद्र की परिभाषा कहती है कि ऐसा केंद्र जो किसी भी गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, ऐसा केंद्र जो भी किसी भी गोलीय दर्पण का केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात अगर इसको हम पूरा काटा ना जाए, इसको अगर काटा ना जाए, अगर इसको ऐसे पूरा मिलाने की कोशिश करें हम लोग, पूरा एक वृत्त, पूरा गोला इसको मिलाने की कोशिश करें, वृत्त बनाने की कोशिश करें, तब आप देखिए कुछ ऐसे ही तो बनेगा, कुछ ऐसे ही तो बनेगा। तब आप ध्यान से देखिए, अगर ये ऐसे बन रहा है तो ये इसका कोई ना कोई तो केंद्र ही होगा। इसका जो आपका ये बन रहा है पूरा, इसका एक केंद्र होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक वृत्त का निर्माण कर रहा है और आप जानते हैं वृत्त का निर्माण बिना केंद्र के नहीं हो सकता, वृत्त का निर्माण बिना केंद्र के नहीं हो सकता। तो आप देखिए ये एक केंद्र, यहाँ पे केंद्र हम अगर मान लेते हैं तो जो ये केंद्र है, ठीक है, जो आपका गोलीय दर्पण होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जो गोलीय दर्पण आपका होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जैसे ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उत्तल दर्पण का, कैसा देख रहे हैं, उत्तल दर्पण का, ठीक है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र देख रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे ऐसा गोलीय दर्पण है ना, ऐसा गोलीय दर्पण जो किसी एक खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? चलिए चलिए अब आगे देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या देख लेते हैं, वक्रता त्रिज्या। चलिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है समझिए। वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके त्रिज्या को, ठीक है, ऐसा दर्पण जो किसी एक खोखले गोले का एक भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर हम इसी उत्तल दर्पण पे ही देखते हैं तो आप देखिए यहां से यहां तक ये त्रिज्या हुई कि नहीं हुई, या फिर यहां से यहां तक ये त्रिज्या आपकी हुई कि नहीं हुई, तो यहां से यहां तक जो आपका बन रहा है वो आपकी त्रिज्या बन रही है। लेकिन ये त्रिज्या कैसी त्रिज्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये खोखला गोला हो गया, उसका एक केंद्र हो गया और ये उसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो जब त्रिज्या होगी तो ये आपकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको हम कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा केंद्र होता है इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो चीजें समझ में आई, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं मुख्य फोकस। तो आप समझते हैं हम लोग मुख्य फोकस क्या होता है। चलिए अगर हम लोग ले लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, अगर हम लोग ले लेते हैं अवतल दर्पण, तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो होता है वो
उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है। चलिए हम लोग ने पॉलिश कर दिया, ठीक। और जो यहां पे आप देखिए, यहां पे हम ऐसे एक रेखा खींच देते हैं जिसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक। अब मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरणें आई और ऐसे टकराई, टकराने के बाद ऐसे परावर्तित हुई, परावर्तित हुई ना। ये प्रकाश की किरणें आपकी आई, टकराई और टकराने के बाद ऐसे परावर्तित हुई, ठीक है। ये परावर्तित हुई। देखिए तो जितनी भी किरणें आपकी ऐसे आके टकरा रही हैं वो किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सभी आकर के इसी बिंदु पे मिल जा रही है। तो इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, ठीक है। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आप बात समझिए, मुख्य फोकस क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको कहा जाता है मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस कहा जाता है। चीजें समझ में आई? ये होता है आपका मुख्य फोकस। दूसरा हम लोग देख लेते हैं मुख्य फोकस दूरी, ठीक है। क्या देख लेते हैं? फोकस दूरी। तो आप देखिए यहां पे आपका एक पोल हुआ, केंद्र होगा, आपका एक ध्रुव होगा यहाँ पे। तो जो ध्रुव होता है और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, मुख्य फोकस और ध्रुव पोल के बीच की जो आपकी न्यूनतम दूरी होती है, उसी को कहा जाता है फोकस दूरी। अर्थात आप यहां देखिए, यहां से यहां तक जो आपको मिल रहा है यही आपकी फोकस दूरी होगी, अर्थात स्मॉल एफ होगा। क्या होगा? फोकस दूरी स्मॉल एफ होगा, ठीक है। अगला आप देखिए, एक यही देख लेते हैं। एक होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं कि स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और फोकस दूरी आप जानते हैं स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, ये हमको निकालना होता है। तो ये होता है संबंध एफ इक्वल टू आर बाई टू। आप स्मॉल में लीजिए या कैपिटल में लीजिए। स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू, ठीक है। स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2f इज इक्वल टू आर, ठीक। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। हमेशा बोल सकते हैं ना, ये आपका संबंध होता है, ठीक है। तो ये आपकी मुख्य फोकस दूरी हो गई। और उसके बाद फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो आपका संबंध है वो एफ इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2, ये आपका होता है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक आपको कहता है कि गोलीय दर्पण वी यू तथा एफ में संबंध, ठीक है। वी यू और एफ में संबंध, जो संबंध होता है सबसे पहले वो समझिए। 1/f इक्वल टू होता है आपका 1/v प्लस 1/u, ये आपका संबंध होता है, ठीक है। ये आपका संबंध होता है। तब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तो आप अभी सीखे थे, एफ होता है, अब ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, ठीक। तो दोनों को हम देख लेते हैं। तो जो आपका v है ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी है। और u आपका क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। जो आपका v है वो प्रतिबिंब की दूरी है और u है आपका वस्तु की दूरी। और आपका f तो आप जानते ही हैं क्या है? फोकस दूरी। क्या है आपका? फोकस दूरी, ठीक है। ये आपका है, ठीक। इसका निगमन अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो v इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी, u इक्वल टू वस्तु की दूरी और f इक्वल टू फोकस दूरी, ये आपका होता है। अब मान लीजिए इसमें आपको
फोकस दूरी निकालनी हो और प्रतिबिंब की दूरी दी गई हो और वस्तु की दूरी दी गई है तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं ना। या आप मान लीजिए आपको वस्तु की दूरी निकालनी हो और फोकस दूरी आपकी दी हुई हो, प्रतिबिंब की दूरी दी हुई हो, तब भी आप निकाल लेते हैं। चीजें समझ पाए। एक फार्मूला आपका और होता है लास्ट, एक फार्मूला आपका लास्ट बनता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, चलिए समझिए किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या चीज होती है। ठीक है, किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या चीज होती। इसके लिए जो फार्मूला हम लोग प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं m इक्वल टू आई बाई ओ। ठीक है, m इक्वल टू आई बाई हो ओ। तो आप देखिए ये आवर्धन क्षमता कहते हैं या रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, आवर्धन भी कहते हैं। तो m इक्वल टू आई बाई ओ। अब आप समझिए कि यहाँ पे m तो आपका रेखीय आवर्धन है। क्या है, रेखीय आवर्धन है। ठीक भैया, और I आपका क्या है, I आपका है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई। और O आपका क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई। ठीक, ये चीजें समझ में आई। तो आप यहां से m का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको रेखीय आवर्धन दिया हो, रेखीय आवर्धन निकालना हो और आपको प्रतिबिंब की लंबाई दी गई हो और वस्तु की लंबाई दी गई हो तो दोनों को बटे करके हम यहां से m का मान निकाल सकते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और कल शाम को अपने अयोध्या जिले में भी एक कोरोना पॉजिटिव महिला पाई गई। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। आप लोग अपने घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और बहुत जल्दी ही हम लोग ताकि मुलाकात हो तो जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षा बरतने की ज़रूरत है। आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय ज़्यादा बाहर एकदम ना निकलें, किसी अपरिचित आदमी से ना मिलें, अपने घर में ही रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका पार्ट 1 चाहिए, इस वीडियो का पार्ट 1 चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और भी वीडियोज आपके लिंक में दिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स।